मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। अभी आपका अध्याय 13 चल रहा है जो नागरिक शास्त्र से संबंधित है और ये चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि ये सारा पूरी अपनी जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसको हम इसके अंतर्गत समझेंगे और शक्तियों के बंटवारे को भी। तो बहुत आराम से टुकड़ों में मैं इसको बना रही हूँ जिससे आप सभी उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आज जो हमारा वो है विषय है वो है प्रशासकीय शक्तियों का विभाजन। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है प्रशासकीय शक्तियों का विभाजन। प्रशासकीय शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन यानी इसका बंटवारा। तो जैसा कि हमने कहा था, कल पढ़ाया था कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अपशिष्ट शक्तियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ प्रशासनिक बंटवारा भी होता है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करता है, दोनों को अलग नहीं होने देता है। तो वो कैसे है ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट हैं जिनको हम बताएंगे कैसे कैसे विभाजन होता है। तो नंबर 1 है राज्य सरकारों को निर्देश। राज्य सरकारों को निर्देश, तो इसमें क्या है कि कोई जो केंद्र सरकार है वो किसी विषय पर जो है राज्यों को निर्देश देती है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र ने कानून बनाया है तो केंद्रीय व्यवस्था संभालेगी, उसको राज्यों को भी उसको पालन करना पड़ता है। इवन नीचे प्रशासनिक यानी स्थानीय शासन तक उन नियमों का पालन, उन कानूनों का पालन करना पड़ता है। अगर कोई परियोजना है जो केंद्र ने शुरू की है लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है, जैसे नदी परियोजना, तो गाँव से भी रिलेशन है उसका। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है उसको सिर्फ केंद्रीय पालन करेगा। केंद्र निर्देश देगा राज्यों को, राज्य स्थानीय प्रशासन को देगा कि ये परियोजना को कैसे सफल बनाना है। तो इस तरह से केंद्र जो है कुछ विषय जो महत्वपूर्ण है उन पर निर्देश देता है राज्यों को। विशेषकर कौन कौन से हैं वो है राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश राजनयिक जो समझौते होते हैं, संधि होते हैं, उनकी पालना में नीचे तक जो है सहयोग करना पड़ता है। और रेलवे के जो मार्ग है उनके रखरखाव के लिए निर्देश दे सकता है, ठीक है, राज्यों को। तो इस तरह से ये प्रशासकीय शक्तियों में केंद्र की स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा है क्योंकि ये राज्यों को पूरा निर्देश देते हैं समय समय पर और राज्यों के इनका पालन करना पड़ता है। अगला जो हमारा है संघीय कार्यों को राज्य सरकारों को सौंपना। संघीय सरकारों को, संघीय कार्यों को तो राज्य सरकारों को सौंपना, राज्य सरकारों को सौंपना। तो इस पर भी दोनों जो है जुड़े हुए हैं क्योंकि एक मैंने पहले बताया कि कोई भी एक व्यक्ति इसमें काम नहीं कर सकता है, पूरा नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। तो राज्य जो है कुछ ऐसे काम सौंप सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, कोई प्रोजेक्ट है बड़ा केंद्र का, या फिर जैसे आधार का जो निर्माण हुआ था, आधार कार्ड जब हमारे यहाँ बने थे तो कितना व्यापक स्तर पर काम चला था। शुरू में तो फेल हो गया, ऐसा लगता था कोई मतलब ही नहीं है। धीरे 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 अब आपने जाना कि आधार कार्ड कितना महत्वपूर्ण है। आज वो गांव की एक छोटा सा पंचायत है, उसमें भी सभी लोगों को कंपलसरी है कि आधार कार्ड मांगा जाता है। हमारा एक यूनिक नंबर है। और इसी तरह से शहरों में हो या गाँव में हो या राज्य या केंद्र स्तर पर, सभी पर भारत में यूनिक नंबर जो हमारा है आधार नंबर, वो कंपलसरी हो गया है। और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है बहुत सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए। तो ये प्लानिंग थी केंद्र की, लेकिन ये पूरा सभी को सहयोग करना पड़ा। राज्य स्तर पर भी, नीचे आपके ग्रामीण स्तर पर भी, ग्रामीण पंचायतों ने भी आधार कार्ड निर्माण में, क्योंकि नीचे की जानकारी तो वही उपलब्ध कराएंगे ना, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वही। तो इस तरह से कह सकते हैं कोई राजनयिक समझौते के पालन के लिए, संधि के पालन के लिए, या फिर बड़े कोई प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं, उनके पालन के लिए राज्य जो है काम सौंप सकता है, केंद्र जो है काम सौंप सकता है राज्यों को कि आप इनको पूरा करें। तो इस तरह से देखेंगे कहीं ना कहीं केंद्र की इनमें भूमिका ज़्यादा है या प्रभाव ज़्यादा है। ठीक, अगला जो है हमारा वो है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं? ये जैसे आईएएस होते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, ठीक है। ये लोग जो होते हैं आईएएस, आईपीएस होते हैं, ये इनको नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है, संघ इनकी नियुक्ति करता है। इनकी सेवाओं का निर्धारण भी वही करता है, सेवा शर्तें सब कुछ। लेकिन ये काम कहाँ करते हैं? राज्यों में जाके करते हैं। जैसे आईपीएस जो है हमारे जिले में काम करता है, एक जिले पे एक जिलाधीश होता है, कलेक्टर होता है, और नियुक्ति कौन करता है? इनकी केंद्र करता है। तो इनको ये निर्देश होते हैं
कि ये राज्यों में तो अपनी सेवाएं देंगे ही देंगे, लेकिन समय समय पर ये केंद्र में भी अपनी सेवाएं देंगे, उनके प्रति भी ये वफादार रहेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं राज्यों में जो हस्तक्षेप है वो केंद्र का वो बना रहता है। ठीक, अगला जो इसका पॉइंट है चौथा, वो है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता, तो इसमें हम देखें कि आर्थिक सहायता, जैसे आर्थिक जो राज्य चलता है, केंद्र चलता है, सरकारें जो चलती हैं कैसे चलती हैं, पैसे से चलती हैं, जनता के पैसे से चलती हैं। ठीक है, कुछ तो खनिज होते हैं महत्वपूर्ण, उनसे हमें आता है, ज़्यादातर टैक्स आता है। तो टैक्स किसको मिलता है, कुछ राज्य सरकारें अपना अलग टैक्स लगाती है, कुछ ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है। ठीक, तो राज्यों के पास राज्यों के द्वारा जो आय होती है, जो करों से आय होती है, वो पर्याप्त नहीं होती। इसलिए जो केंद्रों में है ना, राज्य और केंद्र में करों का निर्धारण भी होता है, बंटवारा भी होता है। केंद्र जो कर से राशि प्राप्त करता है उसको राज्यों को भी देता है। इसीलिए कई बार देखा होगा, जैसे भी कोरोना में भी, कि केंद्र ने फलाने राज्य को इतने करोड़ दिए, फलाने राज्य को इतने करोड़ दिए, सहायता दी, जिससे आप अपने यहाँ इस महामारी का निदान कर सके। क्योंकि राज्यों के पास इतने साधन नहीं होते हैं कि वो अपनी आय से किसी बड़ी आपदा को या किसी बड़े प्रोजेक्ट को जो पूरा कर पाए। तो केंद्र, क्योंकि देखो केंद्र को आय कौन दे रहा है, जनता तो वो किसी राज्य की है ना, सभी राज्यों की जनता मिलकर केंद्र की जनता बनती है, तो कर तो उसको यहीं से मिल रहा है, राज्यों से ही मिल रहा है। तो उस करों का निर्धारण बंटवारा जो है वो राज्यों को भी देता है, अनुपात में कैसे किस, ये राजनीति का विषय है, अलग अलग चीजें, किसको ज्यादा किसको कम क्या होता है, लेकिन करों का बंटवारा होता है। और वो बंटवारा कैसे कैसे करते हैं, केंद्र सरकार करती है, और उससे राज्य को एक काफी अच्छी आय प्राप्त होती है। तो राज्य जो है केंद्र पर इसलिए भी निर्भर रहते हैं क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी राशि वहां से मिलती है। तो इस प्रकार से भी केंद्र जो है राज्य में प्रभाव रखता है आर्थिक सहायता के ऊपर, कि इतनी आर्थिक सहायता अगर राज्य उनसे मांगेगा तब वो उनको देंगे। कहीं ना कहीं अगर राज्य उनका फेवरेबल होगा तो उनको ज़्यादा सहायता मिलेगी। ठीक, अगला जो है संसद के अधिकार। पांचवा जो है वो संसद के अधिकार कुछ इस प्रकार के हैं कि जिनसे केंद्र की प्रधानता हो जाती है। तो संसद कैसे है, केंद्रीय शासन है, संसद केंद्र में बैठी हुई सरकार है। इसको अधिकार है कि ये किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, कभी किसी राज्य की सीमाएं घटा सकता है, किसी राज्य में सीमाएं जोड़ सकता है, अर्थात दो या दो राज्यों को मिलाकर एक भी बना सकता है और एक राज्य को काटकर दो बना सकता है। जैसा कि अभी पिछले साल हुआ था, जम्मू कश्मीर को काटकर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, है ना, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और उससे पहले तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश में से कटकर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, उससे पहले भी जो राज्य पुनर्गठन का भी आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि बहुत सारे इस राज्य का कुछ हिस्सा इसमें मिलाया गया, ऐसे करके सारे राज्य जो वर्तमान में अस्तित्व में है उनका पुनर्गठन किया गया था। तो इसकी शक्ति किसको प्राप्त है, ये गठबढ़ करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, और संसद केंद्रीय शासन है। इस प्रकार से केंद्र का राज्यों के ऊपर तब भी हस्तक्षेप रहता है, कहीं ना कहीं प्रभाव ज्यादा रहता है। अगला जो है छठवां, वो है राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाना। राज्य सूची में वर्णित, राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाना, कानून बनाना। तो इसमें मैंने कल तुमको एक थोड़ा सा बताया था, मैं यहाँ नहीं बताना चाह रही थी अभी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा डेप्थ में था, पर ये आ गया है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि राज्य सूची और केंद्र सूची के विषय अलग अलग निर्धारित हैं। अब फिर भी कुछ ऐसे मौके होते हैं जब केंद्र जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं, कौन कौन से अवसर होते हैं जब केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे अपने बहुमत से कि कोई विषय जो है वो राज्य सूची का कोई विषय है वो केंद्रीय महत्व का है, तो राज्यसभा उस पर अपना कानून बना सकती है। तो ये किसके अंतर्गत है, तो मैं ले लेती हूँ कुछ जो जो चीजें हैं जिन पर राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। तो पहला है 249 अनुच्छेद 249 के अंतर्गत के तहत राज्यसभा यदि प्रस्ताव पारित कर दे, प्रस्ताव पारित करके केंद्र को कहे
कि राज्य सूची का कोई विषय, राज्य सूची का कोई विषय जो है वो केंद्रीय महत्व का है, ठीक है, केंद्रीय महत्व का है, तो केंद्र उस पर कानून बना सकता है, ठीक है, बना सकता है। अर्थात क्या है कि अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर देती है, अनुच्छेद 249 में ये व्यवस्था है कि राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित करे कि ये महत्व का, केंद्रीय महत्व का विषय है कोई राज्य सूची का विषय, तो उस पर केंद्र कानून बना सकता है। ये बहुत यूनिक है, ये काम सिर्फ राज्यसभा में होता है, ये राज्यसभा का विशेषाधिकार के अंतर्गत भी आता है। कि वैसे ज़्यादातर लोकसभा की वो रहती है, आगे आप पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में, लोकसभा का ज़्यादा वर्चस्व रहता है, सारे कानून लगभग वहाँ पहले आते हैं, पर ये एक ऐसा विषय है कि जिस पर सिर्फ राज्यसभा में कानून लाया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं अगला जो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर कानून बना सकते हैं, तो वो दूसरा है, पहला तो ये हो गया राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा पारित कर देती है तो, और अगला है यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो, दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे होने पर, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, तो ऐसे में भी क्या होता है, केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र का व्यक्ति है, तो उनके हाथ में जब सत्ता आ जाती है, शासन आ जाता है, तो यहाँ पर केंद्र की प्रधानता हो जाती है ना। और अगला है ये कोई अध्यादेश भी पारित कर सकते हैं इस समय। और उसके अलावा है यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर दे, तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल ये कब होता है, जब किसी विदेशी आक्रमण का खतरा हो, है ना, आर्टिकल 352 घोषित होने पर, जब कभी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है, जब युद्ध छिड़ जाता है, कोई ऐसी बड़ी आपदा आती है, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, और ऐसे समय में राष्ट्रपति को पूरी शक्ति होती है, सारे अधिकार निश्चित हो जाते हैं। पर जो मैंने बताया था कि जीवन और वो दूसरा एक विषय है मौलिक अधिकार में आप पढ़ेंगे कि जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो तब भी समाप्त नहीं होता, ठीक है। अगला जो चौथा है कब कानून बना सकती है, चौथा है कि यदि राज्य विधानमंडल स्वयं ही लिख कर दें, राज्य विधानमंडल जो है वो स्वयं ऐसा लिख कर दें, स्वयं ये प्रस्ताव पास कर दें, ठीक है, कि किसी विषय विशेष पर संसद कानून बनाए, कि किसी विषय विशेष पर संसद कानून बनाए, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। मतलब कुछ 4 अवस्थाएं होती हैं जिन पर राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। पहला है राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरा है राष्ट्रपति शासन पर, और चौथा यदि वहाँ का विधानमंडल ये प्रस्ताव पारित कर दे कि फलाना कानून जो है वो बहुत विशेष है और इस पर केंद्र को कानून बनाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो है राज्य की सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो इस तरह से हमने कुछ ये बातें जानी कि जिनसे जो है भले ही शक्तियों का बंटवारा है, बराबर से है, लेकिन फिर भी केंद्र जो है वो शक्तिशाली रहता है राज्यों की अपेक्षा। तो अगला जो लेकर आऊंगी वो शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को हम पढ़ेंगे, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। मैं बहुत जल्दी आपका कोर्स पूरा कराने की कोशिश करूँगी, कितने भी हम लेट शुरू हुए हों। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। नमस्ते सभी को।